हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिट 4 भारतीय चित्रकला के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हैं हमारे मेन टॉपिक्स। इनके अलावा कुछ और टॉपिक्स और बचे हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है भारतीय चित्रकला, आधुनिक भारतीय चित्रकला तथा मध्यकालीन चित्रकला। सल्तनत काल में चित्रकला, मुगल चित्रकाल का विकास किस प्रकार हुआ, बाबर से लेके औरंगजेब तक वर्णन करें। ठीक है, बंगाल स्कूल शैली के बारे में लेख लिखें। इस टाइप से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय चित्रकला के बारे में। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पाषाण काल में ही, अर्थात जब पत्थरों पर ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था, यानी कि पत्थरों पर ही जो है मानव गुफाओं के चित्र बनाने लगे थे या पेड़ पौधों के चित्र। होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये दो जगह की इन्होंने क्षेत्र बता दिए हैं जहाँ पर गुफाओं में मानव के द्वारा चित्रण किया गया है, उसके वहाँ से हमें कुछ प्रमाण भी मिले हैं। इन चित्रों में हमें शिकार करते हुए मानव समूहों, स्त्रियों तथा पशु पक्षियों आदि के चित्र देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी कई शताब्दियों में तैयार हुई थी, अर्थात उसको बनाने में जो है कई शताब्दियाँ लग गई थी। इसकी सबसे प्राचीन चित्रकारी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की है। इन चित्रों में जो है भगवान बुद्ध को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। आगे है आधुनिक भारतीय चित्रकला। ईस्वी सन 1757 में मुगल साम्राज्य का पतन होने के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हुआ और इस प्रकार जो है ब्रिटिश राज की नींव रखी गई थी। मुगल साम्राज्य के बाद औपनिवेशिक युग का न सिर्फ समकालीन राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था पर अपितु संस्कृति पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब औपनिवेशिक युग आया था, अर्थात जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था, उस दौरान हमारी समकालीन राजनीति पर, हमारे समाज पर और यहाँ तक कि हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा था। कला के क्षेत्र में भारतीय कला अंग्रेजों के द्वारा लाए गए नवीन फैशन के समक्ष दब गई। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी भारतीय कला थी वो अंग्रेजों के आने के कारण जो वो अपने साथ नई फैशन शैली लेके आए थे उसके समक्ष दब गई थी। अब कला दरबार तक सीमित नहीं रही, अपितु कला विद्यालयों में कला संस्थाओं द्वारा पढ़ाई जाने एवं संरक्षित होने लगी। पहले के टाइम में क्या होता था, दरबार लगते थे तो वहीं पर जो है कला के बारे में परिचय दिया जाता था, परंतु अब क्या हुआ, औपनिवेशिक काल के बाद कला जो है विद्यालयों में, संस्थाओं में पढ़ाई जाने लगी थी। शैक्षिक कला के प्रारंभ के साथ विक्टोरियाई मायावी कला, तेलीय रूपाकृतियों, यथार्थवादी भूदृश्यों आदि पर अधिक बल दिया जाता था। दरबारी संरक्षण के स्थान पर कला प्रेमी व्यक्तिवाद को प्रश्रय दिया गया है। ठीक है, औपनिवेशिक कलाकारों के नवीन नस्ल उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का भोग करते थे और मुगल काल के साधारण दरबारी कलाकारों से जो है भिन्न पाई जाती थी। आगे हम पढ़ेंगे अब मध्यकालीन भारतीय चित्रकला के बारे में। इस्लाम के उद्भव एवं इस्लामी प्रसार के प्रभाव से भारतीय इतिहास में एक नवीन युग अर्थात मध्यकाल का सूत्रपात किया गया। इसका चित्रकला के क्षेत्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। 11वीं व 12वीं शताब्दियों में अब तक परिदृश्य पर छाए वृहत पैमाने के चित्रकला का स्थान लघु चित्र ने ले लिया था। ठीक है, लघु चित्रकला कैसी होती है, ये एक छोटी चित्रकारी होती है जो प्राय उस समय रचित पांडुलिपियों का अंग होती थी और पांडुलिपि के विषयों का चित्रण करती थी। ये छोटी छोटी लघु चित्रकलाएं। ठीक है, आगे है
आगे हम पढ़ेंगे कि मुग़ल चित्रकला क्या थी, उसका विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या था, या फिर मुग़ल चित्रकार जो थे वो किन विषयों पर चित्रकला चित्रित करते थे, और साथ ही साथ बाबर से लेके औरंगज़ेब तक का शासनकाल में कितनी चित्रकला का विकास हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हम देखते हैं भूमिका। भारत में मुगल चित्रकला 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच की अवधि का काल माना जाता है, यानी कि इस दौरान जो है मुगल चित्रकला अस्तित्व में आई थी। यह वह समय था जब मुगलों ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था या शासन कर रहे थे। मुगल चित्रकला का विकास सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। मुगल चित्रकला का रूप फारसी होने के साथ साथ भारतीय शैली का मिश्रण था, और साथ ही साथ उसमें विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का संयोजन भी किया गया था। अर्थात उसमें जो सांस्कृतिक पहलू थे अलग अलग प्रकार के, उनको भी ऐड किया गया था। आगे है मुगल चित्रकला का इतिहास। भारत की मुगल चित्रकला हुमायूं के शासनकाल के दौरान विकसित हुई थी। वो कैसे विकसित हुई, अभी हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, जब हुमायूं अपने निर्वासन से भारत की तरफ लौट रहा था, तब वह अपने दो फारसी महान कलाकारों अब्दुल समद और मीर सैयद को भारत में लेकर आया था, और इन दोनों कलाकारों ने स्थानीय कलाकारियों में अपनी स्थिति दर्ज कराई। अर्थात वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है चित्रकारी करते रहते थे, और इस प्रकार क्या है धीरे धीरे मुगल चित्रकला का विकास होने लगा। और कला की मुगल शैली का सबसे पूर्व उदाहरण है, यानी कि सबसे पहले का उदाहरण है तूतीनामा पेंटिंग और टेल्स ऑफ ए पैरट, जो वर्तमान में कला के क्लीवलैंड संग्रहालय में रखी गई है। और एक और मुगल पेंटिंग है जिसे प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर कहा जाता है। यह शुरुआत की मुगल चित्रकलाओं में से एक थी, जिसे जो है फिर से बनाया गया था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके विषय, यानी कि जो मुगल चित्रकार थे वो किन विषयों पर चित्रकला बनाते थे। मुगल चित्रकला में एक महान विविधता थी, जिसमें चित्र, दृश्य और अदालत जीवन की घटनाएं शामिल होती थी। अर्थात इनसे रिलेटेड जो है चित्र बनाए जाते थे। या फिर मुगल चित्रकलाओं में अक्सर लड़ाइयाँ, पौराणिक कहानियों, शिफा के दृश्य, वन्य जीव और शाही जीवन जैसे विषयों के आसपास ही घूमती थी। अर्थात इन्हीं से रिलेटेड जो है चित्रकलाएं बनाई जाती थी। पौराणिक कथाएं जो होती थी वो मुगल बादशाहों की लंबी कहानियों को बयान करने के लिए चित्रकला का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई थी। ठीक है, आगे है मुगल चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ। पहले हम पढ़ेंगे बाबर के काल में मुगल चित्रकला का कितना विकास हुआ था। मुगल काल के चित्रों में बाबर के शासनकाल के दौरान कुछ भी विकास देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो बाबर था ना उसका शासनकाल बहुत ही कम था, यानी कि अल्पकालिक था। लेकिन बाबर के समय का एक महत्वपूर्ण चित्रकार था बिहिजाद, और इसको पूर्व का राफेल भी कहा जाता था। किसको? बिहिजाद को। ठीक है, तैमूरी चित्रकला शैली को अपने चरम पर ले जाने के लिए इसका श्रेय भी जो है बिहिजाद को ही जाता है, जो बाबर के समय का एक चित्रकार था। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के काल में। बाबर के काल में तो ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था, अब हम हुमायूं के काल में पढ़ेंगे। ठीक है, हुमायूं ने अफ़गानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुग़ल चित्रकला की नींव रखी थी। अर्थात ये लाइन हम जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हुमायूं अपने निर्वासन के दौरान भारत आ रहा था, तब वह अपने साथ दो फारसी महान कलाकारों को साथ लेके आया था। ठीक है, वो कौन कौन थे? मीर सैयद अली और अबू समद थे, जिन्होंने ही मुग़ल चित्रकला का शुभारंभ किया था। मीर सैयद अली हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बिहिजाद का शिष्य था, और मीर सैयद ने जो कृतियाँ तैयार की हैं उसमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संकलित की गई हैं। और हुमायूं ने जो है इन दोनों को दास्ताने अमीर हमज़ा यानी कि हमज़ानामा की चित्रकारी का कार्य भी सौंपा था।
जो ये हमजानामा थी ना, ये मुग़ल चित्रशाला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति थी और ये पैगंबर के चाचा अमीर हमज़ा के जो वीरतापूर्ण कारनामे थे उनको चित्रित करती थी, अर्थात ये उसका संग्रह थी। और इसमें जो है कुल 1200 चित्रों का संग्रह देखने को मिलता है। मुल्ला अलाउद्दीन कज़वीनी ने अपने ग्रंथ नफ़ाइसुल मासीरे में हमज़ानामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है। ठीक है, आप ये नाम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे है अकबर के काल में मुग़ल चित्रकला। अब हम देखेंगे कि अकबर के काल में क्या क्या हुआ था। ठीक है, अकबर के समय में क्या है, प्रमुख चित्रकार और ऐड हो गए थे इसमें। मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा, अबू समद, मुकुंद थे ये। ठीक है, और जो आईने अकबरी है उसमें कुल हमें 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और माना जाता है कि मुग़ल काल के चित्रों ने ही अकबर के शासनकाल में विकास में बड़े पैमाने का अनुभव किया है। अर्थात जो मुग़ल काल के हमें जो चित्र मिले हैं उनसे पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में जो है मुग़ल चित्रकला का विकास बड़े पैमाने पर हुआ था, क्योंकि जो अकबर था उसको महाकाव्यों कथाओं में रुचि थी, इसलिए उसके काल के जो चित्र हैं वो रामायण, महाभारत और फारसी महाकाव्य पर आधारित हैं। ठीक है, अकबर द्वारा की गई सबसे प्रारंभिक पेंटिंग परियोजनाओं में से एक थी तूतीनामा और इसको जो है 52 भागों में विभाजित किया गया था। और दशवंत के द्वारा बनाए गए चित्र रज़मनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। ठीक है, आप इन सभी नामों को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अबू समद के राज दरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ ने रज़मनामा के चित्र कार्य का पर्यवेक्षण किया था और उसकी 2 कृतियाँ थी, खानदान तैमूरिया एवं तूतीनामा। ठीक है, और जो एक रज़मनामा थी ना पांडुलिपि, ये मुग़ल चित्रकला के इतिहास में पत्थर का मील मानी जाती है। ठीक है, कौन सी पांडुलिपि? रज़मनामा। ठीक है, आगे है अकबर के समय में पहली बार जो है भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी, यानी कि अकबर के काल के दौरान ही जो है भित्ति चित्रकारी भी देखने को मिलती है। बसावन जो था वो अकबर के टाइम का सबसे अच्छा चित्रकार था। वह चित्रकला में सभी क्षेत्रों को और रंगों का प्रयोग अच्छे से करता था। रेखांकन, छवि चित्रकारी तथा भूदृश्यों के चित्रण का सिद्धहस्त था, यानी कि उसको अच्छे से पता था उन सभी के बारे में। उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति है एक मृतकाय, अर्थात दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन क्षेत्रों में भटकता हुआ चित्र। ये किसका है? बसावन का। ठीक है, अकबर के काल में जो है पुर्तगाली पादरियों के द्वारा राज दरबार में यूरोपीय चित्रकला भी आरंभ हुई, अर्थात इससे पता चलता है कि अकबर के काल में जो है यूरोपीय चित्रकला भी देखने को मिलती है, वहीं से जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी। उससे प्रभावित होकर वह शैली अपनाई गई जिसमें चित्रों में करीब तथा दूरी का स्पष्ट बोध होता था। ठीक है, यूरोपीय चित्रकला भी जो अपनाई गई थी। अकबर ने चित्रकार दशवंत को साम्राज्य का अग्रणी कलाकार घोषित किया था। किसको किया? दशवंत को। ओके, और अकबर के काल में ही चित्रकला में जो है कई प्रकार के रंगों का इस्तेमाल हुआ था, जैसे नीला, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, सिंदूरी, और इसके साथ साथ सुनहरे रंग का भी जो है प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। और इसी के साथ साथ जो है राजपूत चित्रकला का भी प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे है अकबर के बाद आया जहांगीर का काल। ठीक है, अब हम जहांगीर के काल में पढ़ेंगे। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी, अर्थात जहांगीर के काल में भी जो है चित्रकारी का विकास हुआ था, तब वो अपने चरम पर थी। ठीक है, उसने हेरात के आगा रजा नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। ठीक है, जहांगीर के काल में ही क्या है, चित्रशाला की स्थापना हुई थी। जहांगीर ने हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु को चित्रकारी करने की पद्धति को समाप्त कर दिया। ठीक है, जो पहले हाथ से लिखे जाते थे ग्रंथ, जो उनकी विषय वस्तु होती थी, उनसे संबंधित जो चित्रकारी की जाती थी,
उसको तो समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर जैसे कि छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्य जो होते हैं उनकी पद्धति को अपनाया गया। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिसनदास, मंसूर एवं अबुल हसन थे। आप इनमें से एक दो नाम याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। जो फारूक बेग था उसने बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था, ठीक है। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था, अर्थात जो जहांगीर था स्वयं सम्राट, उसे क्या है, चित्रकला का अच्छा खासा ज्ञान था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे है, मुगल शैली में मनुष्य को चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। अर्थात जब एक चित्र बनाया जाता था तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार के चित्रकार जो थे वो शामिल होते थे। कोई इसका मुंह बनाता था, कोई शरीर, तो कोई पैर, ठीक है। इस प्रकार की रिवाज थी। लेकिन जहांगीर का दावा था कि वह किसी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। शिकार, युद्ध और राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों के, जानवरों के चित्र बनाने की कला में जो है प्रगति हुई थी। यानी कि पहले क्या होता था, युद्ध से रिलेटेड, शिकार से रिलेटेड या फिर राज दरबार लगता था, उससे संबंधित ही क्या है, चित्र बनाए जाते थे। लेकिन जहांगीर के काल में क्या हुआ, मनुष्य तथा जानवरों के चित्र भी बनाए जाने लगे थे और इस क्षेत्र में मंसूर का नाम प्रसिद्ध था, ठीक है। मनुष्यों के चित्र बनाने का भी प्रचलन स्टार्ट हो गया था। जहांगीर के निर्देश पर चित्रकार दौलत ने अपने साथ चित्रकार बिसनदास, गोवर्धन एवं अबुल हसन के चित्र एवं स्वयं अपना एक छवि चित्र बनवाया था, ठीक है। जो जहांगीर था उसने निर्देश दिया चित्रकार दौलत को कि तुम क्या है, इन सभी चित्रकारों के छवि चित्र बनाओगे और साथ ही साथ अपना भी बनाओगे, ठीक है। सम्राट जहांगीर ने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बिसनदास को फारस के शाह, ठीक है। फिर आगे जहांगीर ने क्या किया, जो उसका अग्रणी चित्रकार था बिसनदास, उसको फारस भेज दिया और उससे कहा कि तुम वहाँ के सम्राट के, उनके अमीरों के तथा उनके परिजनों के छवि चित्र बनाकर लाओगे, ठीक है। और जहांगीर के विश्वसनीय चित्रकार मनोहर ने उस समय में कई छवि चित्रों का निर्माण भी किया था। जहांगीर के समय में चित्रकारों ने सम्राट के दरबार, हाथी पर बैठकर धनुष बाण के साथ शिकार करते हुए, जुलूस निकालते हुए, युद्ध स्थल, प्राकृतिक दृश्य, फूल पौधे, पशु पक्षी, घोड़े, शेर, चीता आदि चित्रों को अपना विषय बनाया था, ठीक है। ये सभी क्या थे, जहांगीर के टाइम में ही ये स्टार्ट हुए थे। जहांगीर के समय भी चित्रकारी के क्षेत्र में घटी महत्वपूर्ण घटना थी। मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति थी, ठीक है। पर्सी ब्राउन के अनुसार जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा जो है लुप्त हो गई और इस समय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ था। यूरोपीय प्रभाव जो अकबर के समय से चित्रकला प्रारंभ हुई थी वह अभी भी जारी थी। जो यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता था वो अकबर के टाइम से ही जो है स्टार्ट हुआ था और जो है जहांगीर के टाइम में भी चल रहा था, ठीक है। अबुल हसन ने तुजुक जहांगीर में मुख्य पृष्ठ के लिए एक चित्र बनाया था, ठीक है। आप इनको अच्छे से रीड कर लेना। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं, विरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्पों आदि के चित्रों को बनाने में माहिर थे, ठीक है। उस्ताद मंसूर, उसकी महत्वपूर्ण कृति में क्या था, साइबेरियन सारस और बंगाल का एक पुष्प है, ये उसकी कृतियाँ हैं, किसकी, उस्ताद मंसूर की, ठीक है। वो पक्षी चित्र बनाने में भी विशेषज्ञ थे और जो अबुल हसन थे वो व्यक्ति के चित्र बनाने में विशेषज्ञ थे, यानी कि उनको अच्छे से जानकारी थी इनके बारे में। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में मिश्किन सर्वश्रेष्ठ थे, ठीक है। यहाँ पे 3 चित्रकारों की विशेषताएं बताई गई हैं। मंसूर जो है पक्षी बनाने में और अबुल हसन जो है व्यक्ति के चित्र और यूरोपीय प्रभाव जो हमें मिश्किन के चित्र में हमें देखने को मिलते हैं।
ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते जहांगीर, दर्जिन मैरी का चित्र पकड़े हुए जहांगीर, मलिक अंबर के कटे सिर को लात मारते हुए जहांगीर, ठीक है, आदि जो है ये चित्र प्रमुख थे उस टाइम के। ठीक है, आप इनको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, और क्या था, शाहजहाँ के समय में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में थोड़ी सी कमी आ गई थी। ठीक है, क्योंकि उस काल में क्या था, रेखांकन और बॉर्डर बनाने की उन्नति हुई थी, यानी कि दो चीज़ों की कमी हुई तो दो चीज़ें जो है उसमें ऐड हो गई थी। जो शाहजहाँ देवी प्रतीकों वाली तस्वीर बनवाने का शौक था उसको, ठीक है, जैसे कि उसके सिर के पीछे रोशनी का गोला जैसे देवी देवताओं की तस्वीरों में दिखाया जाता है, यानी कि वो देवी में विश्वास रखता था। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे, अनूप, मीर हासिम, मोहम्मद फ़कीर उल्ला, हुनर मोहम्मद नादिर और चिंतामणि। ठीक है, ये जो है प्रमुख चित्रकार है। आप सभी के शासनकाल में से जो है दो दो चित्रकारों के नाम अच्छे से याद कर लेना। शाहजहाँ एक विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में उपलब्ध है। ठीक है, शाहजहाँ का एक अच्छा सा चित्र है जो विख्यात हुआ था, वो कहाँ पे रखा गया है, भारतीय संग्रहालय में, जिसमें शाहजहाँ को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, शाहजहाँ के काल में जो चित्रों के विशेष विषयों में क्या क्या होता था, जैसे कि यवन सुंदरियों के बारे में चित्र बनाए जाते थे, रंग महल होते थे, विलासी जीवन और ईसाई धर्म शामिल थे। शाही कलम चित्र बनाने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जिसमें कागज की फिटकरी और सरेश आदि के मिश्रण से इसको तैयार किया जाता था, और इनकी खासियत क्या होती थी, बारीकी से चित्र बनाना, जैसे कि दाढ़ी होती है उसके एक एक बाल को अच्छे से दिखाना और रंगों को हल्की घुलन के साथ लगाना है। यानी कि शाहजहाँ के काल में क्या हुआ, बारीकी से जो है चित्र बनाने लगे थे। ठीक है, शाहजहाँ के जो भी चित्र बने उन सब में प्राय उसे सर्वोत्तम वस्त्र और आभूषण धारण किए चित्रित किया गया था, यानी कि अच्छे खासे आभूषण पहने और वस्त्र पहने हैं, इस टाइप के चित्र बनाए गए थे। इस दौर के एकल छवि चित्रों में यह विशेषता देखने में आती है कि गहराई और संपूर्ण दृश्य विधान प्रकट करने के लिए चित्रों की पृष्ठभूमि में दूर दिखाई देने वाला धुंधला नगर दृश्य हल्के रंगों में चित्रित किया गया है। यानी कि जैसे कि जो आजकल की पेंटिंग्स या फिर चित्र होते हैं उनमें दिखाते नहीं है कि पीछे थोड़ा सा ब्लर होता है, उस टाइप की जो है ये बनाने लगे थे। गुलस्ता तथा सादी का बुस्तान, दरबारियों के बीच ऊंचे आसन पर विराजमान शाहजहाँ, पिता जहांगीर और दादा अकबर की संगति में शाहजहाँ, जिसमें अकबर ताज शाहजहाँ को सौंप रहा है, आदि शाहजहाँ कालीन प्रमुख चित्र है, यानी कि उनके पूर्वजों के बारे में जो है इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे है औरंगजेब कालीन चित्रकला, यानी कि अब औरंगजेब जो है लास्ट था, अब इसके काल में देखना कि कितना विकास हुआ था। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया कि ये हमारे इस्लाम धर्म के विरुद्ध है चित्रकला, और इसको बंद करवा दिया। किंतु उसके शासनकाल के जब कुछ दिन रह गए थे या कुछ वर्ष रह गए थे, तब उसने क्या है, चित्रकारी में रुचि ली। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए तथा युद्ध करते हुए प्राप्त हुए हैं। यानी कि स्टार्टिंग में तो उसने विरोध किया, लेकिन लास्ट में क्या किया, उसने चित्रकारी में रुचि ली। ठीक है, औरंगजेब के बाद चित्रकार अन्यत्र जाकर बस गए। ठीक है, जब औरंगजेब का शासनकाल खत्म हो गया है या फिर भाई उसने बंद करवा दिए थे, ठीक है, तब क्या हुआ, चित्रकार जो है अन्य स्थानों पर जाकर बस गए और अलग अलग क्षेत्र की चित्रकला शैलियों का विकास होने लगा था, क्योंकि वो अलग अलग स्थान पे जाके अलग अलग चित्रकला बनाते थे, जिसके कारण अलग अलग चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया था। ठीक है, ये मनुची के द्वारा लिखा गया है। अब हम पढ़ लेते हैं मुगल चित्रकला की कुछ विशेषताएं, अगर पेपर में आए तो आप अच्छे से लिख पाएंगे इसको। ठीक है, मुगल शैली के चित्रों के विषय दरबारी शानो शौकत, बादशाह की रुचियां आदि रही हैं, यानी कि ज़्यादातर जो उनके विषय थे, उनकी शान शौकत, उनके दरबार और उनकी रुचियां किस किस चीज़ में थी उसके बारे में ही चित्रित किए गए हैं।
प्रकृति के घनिष्ठ अवलोकन और उत्तम तथा कोमल आरेखन पर आधारित सुरम्य प्रकृतिवाद मुगल शैली की एक विशेषता है। यानी कि क्या थे, उन्होंने प्रकृति के चित्रों को भी चित्रित किया है, ठीक है, उनके बारे में भी उन्होंने बताया है। और यह सौंदर्य के गुणों से परिपूर्ण है, यानी कि उनको अच्छी तरह से बनाया गया था और उनमें कितना सौंदर्य देखने को मिलता है, ठीक है, वो भी है। मुगल चित्रकला में अधिक महीन काम किया गया है, यानी कि बारीकी से काम किया जाता था। महीन और नुकीली तुलिका से बहुत बारीक रेखा खींचने का अद्भुत कौशल जो है हमें मुगल काल में देखने को मिलता है। इसके अलावा अलंकरण पर भी बहुत बारीकी से काम किया गया है। यहाँ तक कि जो कपड़ों की बेल बूटे होती हैं, यानी कि जो राजा महाराजाओं के या सम्राट थे उनके कपड़े बनाए जाते थे, उनके कपड़ों की जो बेल बूटे होती थी उनकी नक्काशी भी जो अच्छे से की जाती थी, और साथ ही साथ जो फर्श की कारीगरी होती थी वो भी अच्छे से की जाती थी, उस पर ध्यान दिया जाता था। और इस काल के अधिकतर चित्र जो हैं कागज पर बनाए गए हैं, और इसके अलावा जो है कपड़े, भीथी और हाथी दांत पर भी जो है चित्र देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। आगे कुछ और विशेषताएं हैं। चित्रकारों ने संध्या और रात्रि के चित्रांकन में भी रुचि ली है, ठीक है। ऐसे चित्रों में चांदी और स्वर्ण रंग भरे गए हैं, यानी कि इनको खास तौर पर बनाया जाता था। मुगल काल में एक चश्मी चेहरे के अंकन के एक सामान्य परिपाटी का पालन किया गया है। मुगल शैली का रंग विधान प्रचलित भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा से भिन्नता रखता है। यानी कि मुगल शैली में जो रंगों का प्रयोग किया गया था वो न तो भारत परंपरा में देखने को मिला और न ही ईरानी परंपरा में, यानी कि इनसे अलग था। इस शैली में लाजवर्दी और सुनहरे रंग का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें जो है अलग अलग टाइप के कलरों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और जो रंग होते थे इनको बनाने में विशेष कौशल भी दिखता था, यानी कि बहुत ही बारीकी से अच्छे से साफ सफाई से काम करते थे वो अपना, ठीक है। और जो कूची या फिर ब्रश होती थी जिनसे वो चित्रकारी करते थे वो पराई गिलहरी के बालों से बनाई जाती थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ओके। आगे है बंगाल स्कूल शैली। अब हम पढ़ेंगे बंगाल स्कूल शैली के बारे में, ठीक है। इस पे भी जो एक अलग से क्वेश्चन आता है। बंगाल स्कूल आधुनिक भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, और जो बंगाल स्कूल है वो एक नई कला शैली के साथ साथ जो है एक आंदोलन भी शुरू हुआ था इसमें, ठीक है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश गुलामी से भारतीयता को जीवित रखना था, ठीक है। क्योंकि इस टाइम में जो है ब्रिटिश आ गए थे और वो नहीं चाहते थे कि जो हमारी भारतीय कला है या संस्कृति है उसका विकास हो, ठीक है। अविंद्रनाथ ठाकुर ने ईवी हेवेल के साथ मिलकर बंगाल स्कूल शैली की स्थापना की थी, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है कि बंगाल स्कूल शैली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ओके। मगर इसके उदय होने के कई तत्कालीन पहलू भी थे जिनको हम क्या है आगे विस्तार से अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। 20वीं सदी के प्रारंभ की इस महत्वपूर्ण कला शैली में अविंद्रनाथ ठाकुर के साथ साथ जो उनके कुछ शिष्य थे वो भी शामिल थे, जिनके नाम हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि वो कौन कौन थे। देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रमुख शिष्यों में नंदलाल बोस, A.K. हलदार, K.N. मजूमदार, S.N. गुप्ता और अन्य कई नामी कलाकार रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बंगाल शैली की पृष्ठभूमि या फिर भूमिका। मुगल काल के पतन के बाद पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत का राज था। जैसे ही मुगल काल का अंत हो गया तो क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या है हमारे भारत पर हुकूमत कर ली, ठीक है, यानी कि राज करने लगे। और तभी क्या हुआ, मुगल राज्य का तो पतन हो गया, लेकिन उसके बाद जो है मुगल शैली थी उसका भी पतन हो रहा था। जो मुगल आश्रय होने के कारण कुछ चित्रकार अपने नए आश्रयदाताओं की खोज में निकल पड़े, यानी कि जो मुगल टाइम के जो चित्रकार थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे चित्रकारी के लिए, ठीक है। तो वो क्या करते थे, नए नए स्थानों की खोज करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। तो उनमें से कुछ तो पहाड़ों की तरफ चले गए और कुछ पटना में कंपनी के अधिकारियों के लिए चित्रकारी करने लगे। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो पहाड़ों पर गए वहाँ पर पहाड़ी शैली विकसित हुई
और जो कंपनियों में गए वहाँ पर कंपनी शैली और अन्य शैलियाँ विकसित हुई थी। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ कैमरे का आविष्कार न होने के कारण, यानी कि उस टाइम पे कैमरा नहीं था, तो कई अंग्रेज अधिकारी या फिर जो पर्यटक थे वो भारत में घूमने आते थे, तो वो चित्रकारों से अपनी स्मृति के रूप में जो है चित्र बनवा लेते थे। ठीक है। और फिर यहाँ की विविधता से पूर्ण संस्कृति, वेशभूषा, भारत का रहना सहना, खाना पीना देख के जो ब्रिटेन के लोग थे वो इस चीज़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए, और जो कुछ चित्रकार थे वो भारत में आए और यहाँ पर आके उन्होंने कई दृश्य चित्र भी बनाए थे। ठीक है। और इसी भारतीय और विदेशी कलाकारों की शैली से मिलकर जो है कंपनी शैली का भी जन्म हुआ था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस शैली का सबसे बड़ा भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा था। ठीक है। और इसके बारे में भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। आगे है, लेकिन जब 20वीं शताब्दी का आरंभ हुआ तब भारत में स्वतंत्रता की चिंगारियां जलने लगी। अब लोगों को पता चल गया कि उनकी भारतीयता का कितना महत्व है, या फिर ठीक है, या फिर भारतीयता को लोगों ने महत्व देना आरंभ कर दिया था। जबकि अंग्रेज अब भी जो है संस्कृति और शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों को जो उनकी शानदार संस्कृति थी, हमारी कला थी, उनसे दूर करने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि वो नहीं चाह रहे थे कि जो हमारी संस्कृति है, कला है, उसका विकास हो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति विरासत के प्रति ब्रिटिश लोगों की क्या सोच थी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय संस्कृति थी जो हमारी, उसके प्रति जो ब्रिटिश थे उनकी सोच क्या थी। ठीक है। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय जनता को भारतीयता से दूर रखने का षड्यंत्र रचा। ठीक है। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारतीयों को उनकी सांस्कृतिक विरासत से विमुख करें, यानी कि उनको मतलब उनका विकास न होने दें। ठीक है। जो हमारी संस्कृति थी भारत की, उसका विकास न हो। साथ ही यह भी कोशिश थी कि लोग अपनी विरासत भूल के अंग्रेजी सभ्यता को सीखें। अतः अंग्रेजों द्वारा भारतीय कला की आलोचना किया जाना स्वाभाविक था। ये तो जाहिर सी बात थी कि वो चाहते ही नहीं थे कि हमारी संस्कृति का विकास हो। ठीक है। वो चाहते थे कि हम अपनी विरासत को भूल जाएं और अंग्रेजी सभ्यता सीखें। ठीक है। आगे है, कुछ यूरोपियों ने भारतीय श्रेष्ठ मूर्तियों पर यूनानी प्रभाव बताया। ठीक है। फिर कुछ यूरोपीय आए जो हमारी भारत की अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी, उन्होंने बताया कि इन पे तो यूनानी प्रभाव है। इन सब के बावजूद कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान भारतीय कला की ओर खींचा। यानी कि कुछ अच्छे भी अंग्रेज थे जो चाहते थे कि भारतीय कला का जो है पूरी दुनिया में फैलाव हो, यानी कि सभी को पता चले। भारतीयों को भारतीयता की ओर मोड़ा, और इस किस्म के अंग्रेजों में एक थे ईवी हेवेल। ठीक है। आगे है, अब हम ईवी हेवेल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि वो एक प्रभावशाली अंग्रेज कला प्रशासक थे, साथ ही साथ कला इतिहासकार और लेखक थे। ठीक है। और उन्होंने भारतीय कला और स्थापत्य के ऊपर अनेकों किताबें लिखी थी, यानी कि असंख्य। ये उन अंग्रेजी लोगों में से थे जिनको भारत के प्रति सहानुभूति थी, और 1884 में वे मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य भी बन गए थे, और उन्होंने सारी दुनिया का ध्यान भारतीय कला की ओर आकर्षित किया था। ठीक है। यानी कि वो अंग्रेजों में से अच्छे थे, एक अंग्रेज। ठीक है। जो चाहते थे कि हमारी भारतीय कला का पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में विकास हो। सन 1896 में वे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता के प्रिंसिपल भी बने, और यहाँ पे जो है वो अविंद्रनाथ टैगोर से मिले थे, और इन दोनों ने ही मिलकर भारतीय कला क्षेत्र में एक नई विचारधारा को जन्म दिया था। और ईवी हेवेल के विचारों से प्रेरित होकर अविंद्रनाथ टैगोर ने मुगल और अन्य भारतीय शैलियों का अनुसरण करना प्रारंभ किया। ठीक है। इनके बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठा करने लगे, और 1902 में दो जापानी चित्रकार भारत में आए थे, योकोहम ताइक्वान और हिदिशा। उनके साथ जो है वो 2 साल तक रहे, और उनसे जो है जापानी चित्रकला भी सीखी उन्होंने। ठीक है। अतः
अबनी बाबू की कला पर यानी कि अविंदरनाथ बाबू की कला पर जो है यूरोपीय, मुगल, ईरानी, चीनी, जापानी, राजपूत तथा अजंता का प्रभाव था। इनकी इतनी सारी संस्कृतियों का जो है चित्रों का प्रभाव देखने को मिला और इन सब शैलियों को भारतीयता में पिरो के उन्होंने एक नई शैली ही बना दी थी और उसे ही जो है हम ठाकुर शैली या फिर बंगाल शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका प्रचार और विस्तार किस प्रकार हुआ। ठीक है, 1905 में कलकत्ता कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने थे ये। ठीक है, अबनी बाबू, और कला में स्वदेशिता को समाहित कर उन्होंने कला कर्म प्रारंभ किया था। ठीक है, और यहाँ से उनके जो है शिष्य तैयार हुए जो देश के विभिन्न भागों में फैल गए थे। इसी वर्ष उन्होंने इंडियन ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट नामक जर्नल शुरू किया। उनके जर्नल के माध्यम से कला का प्रचार पूरे देश में होने लगा। आखिरकार बंगाल में जन्मी कला शैली कला में भारतीयता की भावना लिए थी। ठीक है, बंगाल में जन्मी गई थी कला। ठीक है, इसकी आलोचना, अब आलोचना तो करेंगे लोग। ठीक है, कुछ लोगों ने इस कला की आलोचना की। बंगाल स्कूल या फिर बंगाल शैली, बंगाल की या कहें तो कलकत्ता में जन्मी चित्र शैली ही थी। ठीक है, यानी कि कई कई नाम दिए लोगों ने। और आलोचकों का साथ ही साथ कहना था कि इस शैली में नया व रचनात्मक कुछ भी नहीं है, बल्कि सब कुछ उल्टा पुल्टा है, यानी कि पीछे की ओर ही जा रहा है। ठीक है, वैसे आलोचना इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आप करना चाहते हो तो अच्छे से कर लेना। ठीक है, रीड आगे है बंगाल स्कूल की विशेषताएं क्या क्या थी, इनको अच्छे से याद कर लेना लेकिन। ठीक है, समन्वय की शैली, बंगाल शैली एक समन्वयात्मक कला शैली थी, फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, और इसमें जो हमें अजंता का, मुगल तथा राजस्थानी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अजंता, मुगल तथा राजस्थानी। और विदेशी कला में देखें तो जापानी, चीनी, ईरानी व यूरोपीय कला शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी विदेशी भी थी और स्वदेशी भी थी, दोनों ही तरह की थी। रेखांकन को महत्व दिया गया है। ठीक है, जैसा कि बताया जा चुका है कि बंगाल शैली की प्रेरणा मुख्य रूप से अजंता से ही ली गई है और अजंता के जो चित्र हैं उनमें सशक्त रेखाओं का प्रयोग किया गया है और इस कला में भी जो है खास तौर पर हमें रेखाएं देखने को मिलती हैं। जो शरीर रचना थी वो क्या है, प्राचीन नियमों का पालन किया गया है शरीर की रचना बनाने के लिए, जो पहले के नियम थे। ठीक है, और शरीर रचना में भारतीय चित्रकला शैली अजंता के चित्रों को जो है आदर्श माना गया है। ठीक है, यानी कि अजंता के चित्रों को भी आदर्श माना गया है और जो हमारे प्राचीन नियम थे उनका भी पालन किया गया है। ठीक है, आगे है रंग संयोजन, यानी कि कलर कैसे किया जाता था, कैसा होता था। जो रंग संयोजन होता था वो कोमल यानी कि सॉफ्ट और सामंजस्य पूर्ण होता था और जल रंगों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि आज हम वाटर कलर बोल देते हैं ना, इस टाइप के। किसी ने वॉश तकनीक का प्रयोग किया तो किसी ने टेम्परा तकनीक का सहारा लिया था। और इसकी विषय वस्तु कैसी थी, यानी कि स्वदेशिता का ध्यान रखा गया है इसमें, यानी कि अपने देश से रिलेटेड है। ठीक है, ऐतिहासिक हो गए, पौराणिक, साहित्यिक विषय पर ही जो है ज़्यादातर चित्र बनाए गए थे। मॉडल व फोटोग्राफी से दूर काल्पनिक चित्रों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता था, अतः इसमें भारतीय परंपरा अनुरूप लघु चित्रों का चित्रण किया गया, इनके छोटे छोटे लघु चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, ये आज का यानी कि इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है सल्तनत काल में चित्रकला, और जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सल्तनत काल में चित्रकला, बहुत कम उदाहरण है जिसमें सल्तनत काल का माना जाता है। यह था नासिर शाह खलजी के शासन में मांडू में चित्रित चित्रात्मक पांडुलिपि, निमतनामा, बुस्तान पांडुलिपि हैं। ठीक है, इनके नाम याद कर लेना आप। निमतनामा देशी एवं पर्शियन शैली के प्रारंभिक संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह कालांतर में चित्रकलाओं पर छाया रहा। उत्तर भारत के सल्तनत क्षेत्र में विकसित लोदी खुलदर के नाम से विख्यात चित्रकला का एक अन्य प्रकार दिल्ली से जौनपुर तक फैला हुआ है। यह आपकी सोल की बुक से लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसकी लैंग्वेज थोड़ी अटपटी है। ठीक है फ्रेंड्स,
आप इसको 1-2 बार अच्छे से रीड करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।